अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 20वीं किस्त का दूसरा हिस्सा। कैलाश चोर ने बिल्कुल हिम्मत हार दी थी। असल में उसने जिंदगी में कभी कोई मुसीबत नहीं देखी थी। अब जो एक एक बड़ी आफत ने उसे घेरा तो वो अपने होशो हवास खो बैठा। उसके बरखिलाफ अंबर शुरू ही से मुसीबतें बर्दाश्त करता चला आया था। उसकी जिंदगी का कोई बरस ही ऐसा होगा जब वो मौत के करीब से होकर ना गुजरा हो। अगर उसकी किस्मत में हमेशा के लिए जिंदा रहना ना लिखा होता तो वो अब तक कब का मर चुका होता। लेकिन उसने हर तकलीफ, हर मुसीबत और हर बुरे वक्त का मर्दों की तरह डटकर मुकाबला किया। उसमें बहादुरी की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो मुसीबत में कभी घबराया नहीं था। आदमी जब मुसीबत में घबरा जाता है तो वो मुसीबत उसे डुबो देती है, जबकि ना घबराने वाले आदमी से खुद मुसीबत घबरा कर भाग जाती है। कैलाश हाथ पांव छोड़कर बैठ गया था। अंबर ने उसका बहुत हौसला बढ़ाया मगर उस पर कोई असर न हुआ। वो वक्त ऐसा नहीं था कि अंबर कैलाश को सरजनिश करता। वो तो चाहता था किसी न किसी तरह वो उस बला से निजात हासिल कर ले। चुनाचे उसने कैलाश को उठाकर अपने कंधे पर डाला और दरिया में उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। अभी वो थोड़ी दूर ही चला होगा कि उसे पानी में शराब शराब किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गया कि बर्फानी भूत कैलाश को हड़प करने के लिए चला आ रहा है। अंबर के लिए ये वक्त बड़ा नाजुक था। उस वक्त कैलाश को साथ लेकर दरिया में उतरना अपनी मौत को आवाज़ देना था। चुनाचे अंबर ने कैलाश से कहा, जहाँ मैं तुम्हें छुपाऊँ वहीं खामोशी से पड़े रहना। खबरदार कोई आवाज़ मत निकालना, ख्वाह कुछ भी हो जाए। कैलाश ने हाँ कहकर सर हिलाया। अंबर उसे लेकर सीढ़ियों के करीब एक खो में आ गया। ये खो उसने सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त देखा था। उस खो में उसने कैलाश को छुपा दिया और ऊपर एक पत्थर रख दिया। अब पानी में बर्फानी भूत के चलने की आवाज़ बिल्कुल करीब आ गई थी। अंबर जल्दी से दरिया में उतर गया। उसने सोचा था कि कैलाश को वहाँ छुपाकर खुद दरिया में आगे निकल जाएगा। जब बर्फानी भूत नाकाम होकर वापस जाएगा तो वो कैलाश को वहाँ से उठा लेगा। लेकिन बर्फानी भूत भी एक मक्कार गोरीला था। शायद उसे बू आ गई थी कि उसका शिकार उससे छीना जा रहा है। उसने दरिया में आते आते ही खौफनाक चीख मारी। उसकी चीख से दरिया की सुरंग यूं कांपी जैसे ज़मीन पर जलजला आ गया हो। अंबर का जो हाल हुआ वो तो हुआ, मगर कैलाश चीख सुनकर खो में छुपे छुपे बेहोश हो गया। उसके हक में ये अच्छा हुआ कि वो बेहोश हो गया। अगर वो बेहोश ना होता तो उसने बर्फानी भूत को देखकर ज़रूर शोर मचा देना था, जिसका लाजमी नतीजा ये होता कि बर्फानी भूत उसे हाथ डालकर खो में से निकाल लेता और कच्चा चबा जाता। अंबर ने अभी दरिया में छलांग लगाई ही थी और वह सुरंग की पथरीली दीवार को थामे से 2 कदम आगे ही चला था कि बर्फानी भूत उसके सर पर पहुंच गया। अंबर ने सोचा कि उसे हाथ छोड़कर दरिया में बह जाना चाहिए। उसने हाथ छोड़ दिए और दरिया की लहरें सुरंग के अंदर उसे बहा कर ले गईं। मगर बर्फानी भूत ने अंबर को दरिया की लहरों पर बहते देख लिया। अपने शिकार को वो हाथ से निकलते नहीं देख सकता था। उसने सुरंग में झुककर एक हाथ आगे बढ़ाया और बिल्कुल एक मछली की तरह अंबर को पानी की लहरों में से हाथ में उठा लिया। उसके साथ ही बर्फानी भूत ने एक खौफनाक कहका लगाया। सुरंग की दीवारें गूंजने लगीं। अंबर जिंदगी में पहली बार अपने जिस्म में बर्फानी भूत के हाथों के नाखून चुभते महसूस कर रहा था। फिर भी उसने हिम्मत न हारी और वो बर्फानी भूत के पंजे में खामोश पड़ा रहा। वो उसे लेकर सुरंग वाले शिगाफ के अंदर उसी जगह गया जहाँ उसने कैलाश को छुपा रखा था। ऐसा लगता था कि वो कैलाश को भूल चुका है और अब अंबर को अपना तरनवाला बनाना चाहता है। अंबर ने कोई हरकत न की और खामोशी से देखता रहा कि बर्फानी भूत उसके साथ क्या सलूक करता है। उसने अंबर को अपनी आंखों के करीब लाकर गौर से देखा। अंबर को यूं लगा जैसे बर्फानी भूत की आंखें 2 गार हैं जिनके अंदर लवा उबल रहा है। उसके दांत बड़े बड़े लंबे और नोकीले थे, जैसे उसके जबड़े के अंदर बड़े बड़े नोकदार खंभे गड़े हों। बर्फानी भूत ने एक खुशी की चीख मारी और अंबर को जोर से पत्थरों पर पटक दिया। उसका इरादा था कि पत्थरों पर गिरने से उसका शिकार टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वो उससे अपनी भूख मिटाएगा। लेकिन उस जानवर को अंबर की खुफिया ताकत के बारे में भला क्या इल्म था। ये बात तो उसे अब मालूम होने लगी थी कि बर्फानी भूत क्या देखता है कि पत्थरों पर जोर से पटकने के बावजूद अंबर का कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि पत्थर टूट गया। बर्फानी भूत अपने दरिंदे की जिंदगी में पहली बार देख रहा था। उसने गुस्से में आकर दूसरी बार अंबर को पत्थरों पर दे मारा। सारे के सारे पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए, मगर अंबर कोई मामूली सी खराश तक न आई। बर्फानी भूत ने तैश में आकर एक भयानक आवाज़ निकाली और अंबर को दोनों हाथों में थामकर जोर जोर से मसलना शुरू कर दिया। अंबर को मसल रहा था मगर अंबर का उसका कोई असर नहीं हो रहा था, ना उसका कुछ बिगड़ रहा था। उल्टा बर्फानी भूत के हाथों से खून रिसना शुरू हो गया। बर्फानी भूत के हाथ जख्मी हो गए। उसने अब अंबर को ज़मीन पर फेंक कर ऊपर अपना पाँव रख दिया,
پھر اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ برفانی بھوت کا خیال تھا کہ امبر کا کچومر نکل جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ اس کے برخلاف برفانی بھوت کا پاؤں اس طرح درد کرنے لگا جیسے اس کے پاؤں کے نیچے بہت بڑا نوکیلا پتھر آ گیا ہو۔ برفانی بھوت نے تڑپ کر امبر کے اوپر سے پاؤں اٹھا لیا۔ اب امبر کی باری تھی، چنانچہ اس نے حملہ شروع کر دیا۔ امبر نے زمین پر سے ایک بار پھر امبر کو اپنی مٹھی میں اٹھا لیا اور اپنے منہ کے پاس لے آیا۔ اس کا ارادہ امبر کو منہ میں دبا کر نگل جانے کا تھا۔ جو ہی برفانی بھوت امبر کو اپنے منہ کے پاس لایا، امبر نے نوکیلے پتھر بڑی زور کے ساتھ برفانی بھوت کی ایک آنکھ میں مار دیا۔ برفانی بھوت نے ایک دلدوز چیخ ماری اور امبر کو ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ امبر زمین پر گر پڑتے ہی وہ پتھروں کی اوٹ میں ہو گیا۔ برفانی بھوت کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح امبر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ زمین پر جھک کر اپنی ایک ہی آنکھ سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ امبر نے موقع غنیمت جان کر ایک اور نوکیلا پتھر اٹھا کر پوری طاقت سے اس کی دوسری آنکھ میں بھی گھونپ دیا۔ برفانی بھوت نے ایک بھیانک چیخ ماری اور دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں پکڑ لیں۔ امبر کو خیال آیا کہ اس کی کمر میں خنجر بھی ہے۔ اس خنجر کی طرف اس کی نگاہ ہی نہیں پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے خنجر نکالا اور نیچے سے برفانی بھوت پر حملہ کر کے اس کی پنڈلی آدھی کاٹ دی۔ برفانی بھوت نے چیخ مار کر آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اپنی پنڈلی پکڑ لی۔ وہ زمین پر جھک گیا تو امبر نے دوسری بار حملہ کیا تو برفانی بھوت نے اسے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال کر غصے میں چبانا شروع کر دیا۔ اسے یوں لگا جیسے لوہے کی طرح وہ سخت ہو گیا ہے کہ برفانی بھوت کے دانت درد کرنے لگے۔ اس دوران میں امبر نے بھوت کے منہ کے اندر ہی خنجر نکال کر اس کے تالو پر زبردست وار کرنے شروع کر دیے۔ برفانی بھوت کے تالو سے خون کی دھاریں پھوٹ پڑیں۔ اس نے گھبرا کر امبر کو منہ سے اگل دیا۔ زمین پر گرتے ہی امبر نے ایک بار پھر بھوت کی پنڈلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ اس نے درد سے غراتے ہوئے امبر کو ایک بار پھر پکڑ کر اس کے جسم میں اپنے تیز نوکیلے دانت گاڑنے کی کوشش کی، مگر اس دفعہ بھی اس کے خوفناک تیز دانت لوہے کی چٹان سے ٹکرا کر رہ گئے اور وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اس وقت تک موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امبر نے خنجر کا ایک بھرپور وار برفانی بھوت کی گردن پر کر دیا۔ خنجر سارے کا سارا گردن میں گھس گیا اور اس کی شارہ کٹ گئی اور گاڑھا خون ایک نالے کی شکل میں بہنا شروع ہو گیا۔ برفانی بھوت نے امبر کو پوری طاقت سے زمین پر پٹخ دیا، لیکن امبر کا کچھ بھی نہ بگڑا اور وہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بڑی پھرتی سے برفانی بھوت کی پنڈلی کاٹنی شروع کر دی۔ برفانی بھوت اس قدر زخمی ہو گیا تھا اور اس کے جسم سے اتنا خون نکل گیا تھا کہ اس نے لڑکھڑانا شروع کر دیا۔ امبر اسی طرح تازہ دم تھا، اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، چنانچہ وہ خنجر سے بڑھ چڑھ کر وار پر وار کر رہا تھا۔ غار میں ہر طرف خون ہی خون بکھر گیا تھا۔ برفانی بھوت اندھا ہو چکا تھا۔ وہ ہما کر زور سے ایک طرف گھوما تو اس کا سر بری طرح غار کی چھت کے نوکیلے پتھر سے ٹکرایا۔ شاید اسی ایک چوٹ کی کمی رہ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ امبر اس بھوت کے گرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے گرتے ہی وہ اس پر چڑھ دوڑا اور اس نے خنجر سے اس کی دوسری شارک بھی کاٹ دی۔ وہاں سے بھی خون کا فوارہ اچھلا اور برفانی بھوت تڑپ کر چیختا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے زور سے زمین پر سے پتھر اٹھا کر چھت پر اور فرش پر مارنے شروع کر دیے۔ سرنگ کے اندر ایک زلزلہ آ گیا۔ امبر ایک طرف کھڑا ہو کر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ برفانی بھوت اپنی زندگی کے آخری سانسوں پر تھا۔ اس نے زمین میں سے گڑے ہوئے پتھر اکھاڑ کر پھینکنے شروع کر دیے۔ وہ اس طوفانی حرکتوں میں بار بار اپنا سر دیواروں سے ٹکرا رہا تھا اور لہو لہان ہو رہا تھا۔ اس کی بھیانک چیخوں سے غار گونج رہا تھا۔ اس قیامت کے شور میں کیلاش کو بھی ہوش آ گیا اور وہ بھی شگاف کے منہ پر رکھی پتھر کی سل کے پیچھے چھپ کر امبر اور برفانی بھوت کے ہیبت ناک مقابلے کا تھر تھر کانپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ برفانی بھوت امبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر اس کی نظر کیلاش پر پڑ گئی تو اس کا ملیدہ بنا کر رکھ دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو پوری طرح پتھروں کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ برفانی بھوت اب نڈھال ہو چکا تھا۔ امبر اس کی گردن پر سوار خنجر سے اس کی گردن کاٹ رہا تھا۔ بھوت کمزوری اور نکاہت کے ساتھ اپنا ہاتھ ادھر ادھر مار رہا تھا۔ دو ایک بار اس نے امبر کو تھپڑ مار کر پرے گرا دیا۔ امبر پھر اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کی گردن پر خنجر چلانے لگا۔ آخر امبر نے اس کی گردن کاٹ کر الگ کر دی اور یوں ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ ایک ایسے برفانی درندے کو ہلاک کر دیا جس نے آج تک سینکڑوں انسانوں کو ہڑپ کر لیا تھا۔ برفانی بھوت کی موت کے بعد امبر فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ اس نے اٹھ کر شگاف کے پیچھے کیلاش کو دیکھا، وہ سہما بیٹھا تھا۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، دوست، ہمارا دشمن مر چکا، آؤ چل کر اس کی لاش دیکھ لو۔ کیلاش نے پوچھا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ اپنی آنکھوں سے چل کر بھوت کی لاش کا نظارہ کر لو۔ کیلاش ڈرتا ڈرتا شگاف میں سے نکل کر امبر کے ساتھ برفانی بھوت کی لاش پر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ واقعی برفانی بھوت کی گردن اس کی دھڑ سے کٹی ہوئی الگ پڑی تھی، زمین اس کے خون سے بھری ہوئی تھی۔ کیلاش نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، اے عظیم دوست اور عظیم طاقتور انسان،
ये तुम ही थे जिसने इस बर्फानी बला को मार डाला, वरना इसने आज तक न जाने कितने बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा होगा, और न जाने अगर ये जिंदा रहता तो कितने और मजलूम इंसानों को मौत की नींद सुलाता। मगर तुमने बड़ी बहादुरी से काम लेकर इस खूनी और इंसानों के कातिल का खात्मा करके जुल्म का खात्मा कर दिया। तुम्हारी जिस कदर तारीफ की जाए कम है। अंबर ने कैलाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्यारे दोस्त, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। अगर ये बर्फानी भूत तुम्हें उठाकर ना ले जाता तो शायद मैं कभी इस तरफ का रुख न करता, और शायद मैं भी ये वादी छोड़कर भाग जाता, क्योंकि खुदा ये नहीं चाहता कि इंसान ख्वाम अपने आप को मुसीबत में गिरफ्तार करवा दे। लेकिन इस बर्फानी भूत के जुल्म की इंतहा हो गई नहीं। अब इसको किसी न किसी के हाथों मरना ही था। खुदा का शुक्र है कि ये मेरे हाथों कत्ल हुआ। अब यहाँ से निकल चलें। इस मौत के गार से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें बाहर निकल जाना चाहिए। कैलाश ने कहा, लेकिन सुरंग में दरिया के पानी का बहाव बेहद तेज है, हम ऊपर के रुख कैसे वापस जाएंगे? अंबर खुद इस बात से परेशान था कि वो ऊपर के रुख को अब ना जा सकेंगे, क्योंकि एक तो दरिया का बहाव बेहद तेज था, दूसरा रस्सी बहुत पीछे रह गई थी। अचानक उसके जहन में ख्याल आया कि ये दरिया सुरंग में से गुजरते हुए ज़रूर किसी न किसी जगह निकलता होगा, तो क्यों ना दरिया के रुख पर चला जाए। जब उसने कैलाश से इसका जिक्र किया तो उसने कहा, मेरा अपना भी ख्याल यही था, ज़रूर ये दरिया किसी न किसी मैदान में आगे जाकर निकलता होगा। अगर हम ऊपर के रुख को गए तो पानी की तेज़ रफ्तार लहरें हमें भी बहाकर नीचे ले आएंगी। अंबर ने पूछा, क्या तुम दरिया के रुख पर बह सकोगे? कैलाश बोला, क्यों नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैलाश को वाकई होश आ गया था। बर्फानी भूत की मौत ने उसमें ज़िंदगी की ताज़ा रूह फूंक दी थी और वो अपने अंदर नई ताकत महसूस कर रहा था। चुनाचे दोनों दरिया में उतरने के लिए आगे बढ़े। सीढ़ियाँ उन्होंने एक साथ तय की, फिर उन्होंने एक रस्सी से अपने आप को एक दूसरे के साथ बांध लिया और खुदा का नाम लेकर सुरंग में बहते हुए तेज़ रफ्तार बहाव में उतर पड़े। पानी में उतरते ही लहरों ने उनके पांव उठा दिए और वो लकड़ी के टुकड़ों की तरह तेज़ रफ्तार मौजों के सहारे दरिया में आगे बढ़ने लगे। दरिया सुरंग में काफ़ी दूर तक चला गया था। आगे जाकर सुरंग में गुप्त अंधेरा था और हाथ को हाथ सुझाई न देता। अमर और कैलाश चूंकि रस्सी से बंधे थे, इसलिए वो एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। वो अपने आप पानी में बहे जा रहे थे। पानी ज़्यादा गहरा नहीं था, जिसकी वजह से कैलाश डूबने से बचा रहा, वरना उसका डूब जाना यकीनी था। गुप्त अंधेरे में सुरंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी। कभी कभी वो एक दूसरे को आवाज़ दे लेते। अब उन्हें पानी का शोर न सुनाई देने लगा। यूं लगता जैसे आगे जाकर कोई आबशार आ रही है। अंबर डर गया कि अगर आबशार ज़्यादा बुलंद हुई तो कैलाश नीचे पत्थरों पर गिरकर पाश पाश हो जाएगा। उसने कैलाश से कहा कि वो दीवार के साथ साथ रहने की कोशिश करे। दूर से सुरंग में हल्की हल्की रोशनी दाखिल होने लगी, जिसने सुरंग की छत को धीमा धीमा रोशन कर दिया। कुछ देर बाद सुरंग में दरिया एक तरफ को घूम गया। घूमते ही वो रोशनी में आ गए। ये रोशनी सुरंग में आगे जाकर एक शिगाफ में से आ रही थी। शिगाफ के करीब पहुंचकर पानी का शोर ज्यादा हो गया। रोशनी सुरंग के अंदर दूर तक जा रही थी। अंबर का ख्याल था कि शायद ये दरिया बाहर जाकर एक आबशार की सूरत में नीचे गिर रहा है। फिर उसने सोचा अगर आबशार गिर रही होती तो आवाज़ इतनी ज़्यादा ना आती, क्योंकि आवाज़ हमेशा उस जगह से पैदा होती है जहाँ आबशार गिरती है। उसका अंदाज़ा दुरुस्त निकला। फिर भी उसने कैलाश को खबरदार कर दिया कि वो अपने बचाव की फ़िक्र कर ले, और अगर दरिया आबशार की शक्ल में नीचे गिर रहा है तो वो फ़ौरन तैर कर एक तरफ जाने की कोशिश करे। अगर वह ऐसा ना कर सके तो सुरंग के पत्थरों को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर ले। अब वो शिगाफ के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। अंबर ने आखिरी बार कैलाश को खबरदार रहने की हिदायत की और पानी का तेज़ रेला उसे बहाता हुआ सुरंग से बाहर ले गया। बाहर खुले आसमान की रोशनी में आते ही उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। उन्होंने हाथ पांव मारते हुए चारों तरफ देखा। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि यह दरिया आबशार बनकर नहीं गिर रहा था, बल्कि पहाड़ के ऊपर से एक आबशार दरिया में बड़े ज़ोर और शोर के साथ गिर रही थी। इस आबशार की ज़द से बचते हुए अंबर और कैलाश एक तरफ होकर तैरने लगे। दरिया सुरंग में से निकलकर अचानक एक ऐसी घाटी में आ गया जिसकी दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और दरमियान में नीला आसमान सूरज की रोशनी में चमक रहा था। दरिया का नीला पानी झाग उड़ाता उस पहाड़ी दर्रे में से बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा था। उन्होंने अपने आप को लहरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। जब वो पहाड़ी दर्रे से बाहर निकले तो ऊंची ऊंची चट्टानों की वादी में आ गए। यहाँ दरिया का पाट चौड़ा हो गया। ये जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कैलाश के लिए वो जगह अजनबी थी, हालांकि उसने सारी ज़िंदगी इस इलाके में डाके मारे थे और लोगों को लूटा था। उन्होंने दरिया के किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो दरिया में से बाहर निकल आए। कैलाश चोर ने दरिया और इर्द गिर्द के पहाड़ों की तरफ देखकर कहा, ऐसा लगता है कि हम किसी जादू की नगरी में आ गए हैं। ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, हालांकि मेरी सारी ज़िंदगी इसी इलाके में डाके डालते गुजर गई। अंबर ने कहा, पहाड़ के अंदर ही अंदर से होकर दरिया हमें किसी दूर दराज जगह पर ले आया है। अब देखना यह है कि जगह कौन सी है और हम अपने असल मकाम से कितना दूर हैं।
कैलाश बोला, भगवान जाने हमारे घोड़े किस जगह रह गए हैं। अरे तुम घोड़ों को रो रहे हो, मुझे ये नहीं मालूम कि हम यहाँ से दोबारा अपनी मंजिल पर पहुँच भी सकेंगे या नहीं। कैलाश कहने लगा, मुझे तो सख्त भूख लग रही है, मैं तो यहाँ पर कोई फलदार दरख्त तलाश करता हूँ। अंबर ने उसे रोक दिया, खबरदार, अकेले यहाँ कहीं मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अंबर ने कैलाश को साथ लिया और दरिया किनारे चलने लगा। यहाँ किनारे किनारे एक घना पहाड़ी जंगल था जो ऊपर पहाड़ की चोटी तक चला गया था। दूर ऊपर पहाड़ की चोटी पर उन्हें एक पुरानी इमारत दिखाई दे रही थी। साफ मालूम हो रहा था कि वो कोई पुराना गिरजाघर है या कोई पूजा करने वालों का मंदिर है। मेरा ख्याल है कि हमें जंगल के अंदर होकर चलना चाहिए, शायद वहाँ कोई फलदार दरख्त मिल जाए जिसका फल खाकर हम अपने पेट की आग बुझा सकें। कैलाश के इस ख्याल पर अमल करते हुए उन्होंने जंगल के अंदर जाकर इधर उधर फलदार दरख्तों की तलाश शुरू कर दी। जंगल काफ़ी गुंजान था, जैसा कि उस इलाके में उन्होंने जंगल देखे थे। वो घूम फिर रहे थे कि उन्हें जगह आम के दरख्तों के झुंड नजर आए। फौरन वहां पहुंचकर अंबर दरख्त के ऊपर चढ़ गया और उसने पके पके आम नीचे गिराने शुरू कर दिए। ये आम बहुत मीठे थे, उन्होंने पेट भर कर खाए। अब पानी की तलाश शुरू हुई तो पानी वहां कहीं भी नहीं था। दरिया से वो काफ़ी फासले पर जंगल के अंदर आ गए थे। वापस दरिया पर जाने के बजाय उन्होंने सोचा कि जंगल में ही घूम फिर कर कोई चश्मा तलाश किया जाए या शायद कोई ही नदी मिल जाए। एक जगह उन्हें पत्थरों पर पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दी। कैलाश ने कहा, यह आवाज़ किसी चश्मे की है। हाँ चलो इस चश्मे पर चलते हैं। दोनों चश्मे की आवाज़ पर चलने लगे। बांस और नरसल की झाड़ियों से गुजरकर आखिर वो एक चश्मे पर पहुंच गए। यह चश्मा ऊपर से बहता चला आ रहा था और एक छोटी सी शफाफ नदी की सूरत में नीचे वादी की तरफ बह रहा था। उन्होंने झुककर पानी पिया। अचानक कैलाश ने पानी में गौर से देखा और चीख कर बोला, अंबर भाई उधर देखो। अंबर ने चौंक कर उस तरफ देखा तो हैरान रह गया। नदी में सुर्ख सुर्ख लाल बहते चले आ रहे थे। ये लाल एक बूंद की तरह थे, ऐसा लगता जैसे खून का कतरा जम गया हो। पहले तो अंबर ने ख्याल किया कि शायद ये किसी जख्मी भैंसे के खून की बूंदें हैं जो जम गईं, लेकिन जब उसने उन जमी हुई बूंदों को हथेली पर रखकर देखा तो मालूम हुआ कि वो सुर्ख रंग के नायाब और बहुत ही कीमती लाल हैं जो सिर्फ उस दौर के बादशाहों के खजानों में ही होते थे। कैलाश ने कहा, कमाल है, ये लाल इस चश्मे में कहाँ बेहतर चले आ रहे हैं। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है ये ऊपर से आ रहे हैं, ये तो बड़े कीमती लाल हैं, ऊपर चलकर देखना चाहिए कि ये लाल कहाँ से और कैसे आ रहे हैं। कैलाश ने खुश होकर कहा, ऊपर ज़रूर हीरे जवाहरात की कोई कान है, आओ चलकर देखें। अगर ये कान हमारे हाथ आ गई तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बन सकते हैं। कैलाश चोर महज अपने लालच की वजह से सब कुछ कह रहा था, क्योंकि वो डाकू था और उसकी सारी ज़िंदगी चोरियां करते और डाके मारते हुए गुजरी थी। अगरचे उसने तौबा कर ली थी, मगर फिर भी चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कीमती जवाहरात और लाल नदी में बहते देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। अंबर तो महज ये मालूम करने के लिए ऊपर जाना चाहता था कि ये लाल कहाँ से आ रहे हैं, जबकि कैलाश जवाहरात की कान पर कब्जा जमाने के लिए ऊपर जा रहा था। बहरहाल दोनों ने नदी के साथ साथ ऊपर की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। ये नदी कई बल खाकर ऊपर की तरफ जा रही थी, बल्कि ऊपर की तरफ से नीचे आ रही थी। उसके किनारे दोनों जानिब बांस के घने दरख्त उगे हुए थे, जिनकी लचकदार शाखें नदी में लहरा रही थी। कीमती सुर्ख रंग के लाल और नगीने बराबर हर लहर के साथ ऊपर से नीचे की तरफ बहते चले आ रहे थे। नदी ने कई बल खाए, कभी वो छोटे छोटे टीलों में आ जाती और कभी सीधी ढलान पर आबनौस और महागिनी के दरख्तों में आ निकलती। अंबर और कैलाश चलते चलते थक गए। वो सांस लेने के लिए एक जगह बैठ गए। अंबर ने चारों तरफ और ऊपर की तरफ देखा। ऊपर दरख्तों के बीच में से पुराने जंग खुर्दा मंदिर की टूटी फूटी दीवारें और शिकस्ता बुर्जियाल अब साफ दिखाई देने लगी थी। ये कोई बड़ी ही पुरस्कार जगह मालूम होती थी। कैलाश एक बार फिर खौफ खाने लगा। उसने पुराने मंदिर की तरफ निगाह डालकर कहा, भाई मुझे तो ये कोई जिनों भूतों का मस्कन मालूम होता है। अंबर ने कहा, तुम ही तो कह रहे थे कि वहाँ ज़रूर जवाहरात की दुकान है। कैलाश बोला, भाई मैं बाज आया ऐसी जवाहरात की कान से, मेरी मानो यहाँ से वापस चले चलते हैं। ऐसा ना हो हम किसी नई मुसीबत में फंस जाएं। अभी बड़ी मुश्किल से एक बला से छुटकारा हासिल हुआ है। अंबर कहने लगा, अब तो ऐसा नहीं हो सकता। अब तो मैं ये ज़रूर मालूम करके रहूँगा कि ये सुर्ख लाल और नगीने ऊपर कहाँ से आ रहे हैं। अगर वहाँ कोई जवाहरात की कान है तो उसका भी खोज लगाएंगे, और अगर इसमें कोई गहरा राज है तो उस राज को भी मालूम करेंगे। कैलाश डरते डरते मगर ऊपर से बहादुर बनते हुए बोला, हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम कहते हो तो हम ये राज ज़रूर मालूम करेंगे। अंबर ने उससे शरारत करते हुए कहा, मेरा तो ख्याल है कि तुम अकेले ही ऊपर जाकर इस राज से पर्दा उठाओ, मैं यहीं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। कैलाश ने हड़बड़ा कर कहा, भगवान के लिए ऐसा ना करना अंबर भाई, मैं तो अकेला मारा जाऊँगा। क्या खबर वहाँ कोई जिन भूत मुझे हड़प करने के लिए तैयार बैठा हो। ना भाई ना, हम दोनों इकट्ठे चलेंगे। अंबर हंसते हुए बोला, अच्छा भाई हम दोनों ही चलेंगे, लेकिन ये बताओ तुम इतनी जल्दी डर क्यों जाते हो? मर्द को तो कभी खौफ नहीं खाना चाहिए। कैलाश की सियानी हंसी हंसते हुए बोला, भाई क्या बताऊं, बस बुरे बुरे काम करते मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया है।
अब हर काम में हाथ डालते हुए घबराता हूँ। अगर चोरियां ना करता होता तो आज मेरा दिल भी तुम्हारी तरह बहादुर होता। चोर तो एक खटके से भी काम जाता है। सुना नहीं कि चोर के पाँव नहीं होते। इसका मतलब यही है कि चोर को जरा खटका हुआ और वो फौरन भाग गया। अंबर ने कहा, कैलाश भाई, बात तुमने 16 आने सच कही है। काश तुम शुरू ही से एक ईमानदार नौजवान होते और चोरी चकारी ना किया करते, फिर तुम्हारा दिल भी शेर का होता और तुम किसी से खौफ ना खाया करते। मगर खैर, अब अगर तुम दिल से तौबा कर लो तो खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम्हारे दिल का खौफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कैलाश बोला, भाई मैंने सच्चे दिल से बुरे कामों से तौबा कर ली है, मगर दिल फिर भी डरता रहता है। दुआ करो मैं भी तुम्हारी तरह का बहादुर नौजवान बन जाऊं। अंबर ने हंसते हुए कहा, खाली दुआ से कुछ नहीं हुआ करता कैलाश। हाँ, इंसान को दुआ के साथ साथ कोशिश भी करनी चाहिए कि वो अपने अंदर से बुरी आदतों की जड़ उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि खुदा सिर्फ उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। कैलाश ने सर्द आह भर कर कहा, काश बचपन में मैं बुरी सोबत में ना पड़ गया होता। अगर मेरी बचपन में दोस्ती अच्छे और ईमानदार लोगों से होती तो आज मैं भी एक नेक और जुर्रतमंद बहादुर नौजवान होता। अंबर ने कैलाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अच्छा उठो, अब ऊपर चलते हैं, वरना हमें इसी जगह शाम हो जाएगी। कैलाश ने उठते हुए कहा, मगर यार हमारे घोड़े कहाँ हैं, किस जगह हैं? अंबर बोला, इसका पता बाद में करेंगे, पहले तो चलकर ये मालूम करते हैं कि ये कीमती लाल और जवाहरात सुर्ख नगीने ऊपर किस जगह से बहकर आ रहे हैं। अच्छा चलो भाई। इस गुफ्तगू के बाद दोनों दोस्त उठे और उन्होंने एक बार फिर नदी के साथ साथ ऊपर की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। सूरज ने मगरिब की तरफ झुकना शुरू कर दिया। जंगल में धूप का रंग सुनहरी हो रहा था, मगर अभी दिन की रोशनी पूरी शान के साथ फैली हुई थी। नदी अब बार बार मोड़ मुड़ती ऊपर जा रही थी। वो पहले से छोटी हो गई थी और उसका पानी भी साफ शफाफ हो गया था। उसकी तह में बैठे हुए नीले पत्थर और उसकी लहरों पर तैरते हुए जवाहरात और सुर्ख नगीने ज़्यादा साफ दिखाई देने लगे थे। एक मोड़ घूमकर उन्होंने देखा कि शिकस्ता बुर्जियों वाली मंदिर उनसे ज़रा फासले पर और टीनों के दरमियान खड़ा था। उसकी दीवारों पर से प्लस्तर जगह जगह से उखड़ चुका था। बुर्जियाँ टूट चुकी थीं। उन्हें मंदिर का बड़ा दरवाज़ा नजर आया जो बंद था और जिसके ऊपर एक ताक में जानवरों ने घोंसला बना रखा था। एक गिद्ध टूटी हुई बिरजी के ऊपर बैठी थी। कैलाश तो सहम गया और बोला, ज़रूर इस जगह भूत रहते हैं। खामोश। अंबर ने कैलाश को खामोश रहने की हिदायत की और नदी के साथ साथ चलता एक बहुत बड़े गुंजान दरख्त के पास आ गया। चश्मा उसी दरख्त के नीचे से फूटकर बह रहा था। अंबर और कैलाश उस दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। अचानक कैलाश की खौफ के मारे चीख निकल गई। अंबर ने उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा, मर्द बनो कैलाश, ये क्या हिमाकत है? कैलाश ने अंबर का हाथ उठाकर कहा, ऊपर देखो। अंबर ने ऊपर देखा तो एक बार को उसके पाँव के तले की ज़मीन भी खिसक गई। ऊपर दरख्त की शाखों में 6 बड़ी खूबसूरत और लंबे लंबे सुनहरी बालों वाली औरतों के कटे हुए सर टंगे थे, जिनकी गर्दनों से खून के लाल लाल कतरे टपक कर चश्मे के पानी में गिर रहे थे। ये खून की बूंदें पानी में गिरते ही लाल और सुर्ख नगीने बन जाती। अंबर ने देखा कि उन औरतों की आंखें खुली थीं और होंठ बंद थे। उनके चेहरों पर मौत की जर्दी नहीं थी, बल्कि यूं लगता था कि वो जिंदा हैं और अभी अंबर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगेंगी। अंबर चश्मे पर झुक गया। खून की बूंदें टपाटप चश्मे के पानी में गिर रही थी और गिरते ही लाल बन जाती। अंबर ने एक लाल को उठाकर देखा, वो सख्त चमकीला था। अंबर ने औरतों के टंगे हुए सरों की तरफ देखकर कहा, ऐ बदनसीब औरतों, तुम्हारे साथ किसने जुल्म किया? क्या तुम इस रात से पर्दा नहीं उठाओगी? अंबर की आवाज़ पर सर कटी औरतों ने कुछ न कहा। कैलाश उसके पास ही सहमा खड़ा था। अंबर ने दूसरी बार अपने सवाल को दोहराया तो औरतों के कटे हुए सरों ने कहा भरी और उनके होंठ फिर खामोश हो गए। कैलाश ने अंबर से कहा कि उन्हें वहां से चल देना चाहिए, कहीं वो किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो जाएं। लेकिन अंबर को तो मुसीबतों में फंस कर ही मजा आता था। उसने कहा, कैलाश, मैं ये राज मालूम करके रहूंगा। अगर तुम डर रहे हो तो बेशक तुम्हें इजाज़त है कि तुम मेरा साथ छोड़कर चले जाओ, मैं तुमसे कोई गिला ना करूंगा। कैलाश बोला, अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम राज मालूम कर लो। अंबर ने कई बार अपना सवाल दोहराया, मगर सर कटी औरतों ने कोई हरकत ना की। एक बार सिर्फ उन्होंने ठंडी आहें भरी और फिर खामोश हो गईं। दरख्तों पर लटके हुए खून टपकाते सरों से एक दहशतनाक मंजर पैदा हो गया था। अंबर ने ख्याल जाहिर किया कि उन्हें मंदिर के अंदर चलना होगा। कैलाश ने पहले तो आसेब ज़दा मंदिर में जाने की मुखालफत की, फिर वो भी तैयार हो गया। सवाल ये था कि मंदिर के अंदर किस तरह दाखिल हुआ जाए। उसका दीमक खुर्दा दरवाज़ा इस तरह बंद था कि उसकी दहलीज मिट्टी में छुप गई थी। ऊपर की जानिब जंगली बेलों ने उसे ढक रखा था। दीवार बहुत ऊंची थी और उसका गारा चूना जगह जगह से उखड़ा हुआ था। अंबर ने कैलाश को साथ लिया और किले की फसील के साथ साथ चल पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं अंदर जाने का रास्ता मिल जाएगा। दीवार के साथ साथ एक खाई थी जो खुश्क हो चुकी थी और जिसके अंदर कांटेदार झाड़ियों के झुंड उगे हुए थे। यहाँ गुलहरियाँ और दूसरे कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। उन्हें फसील के साथ आता देखकर बुर्जी पर बैठी हुई गिद्धों परों को ठपरा ठपरा कर उड़ गईं। कैलाश ने अंबर से कहा, मालूम होता है इस गिद्ध ने हमें देख लिया, अब वो बाकी गिद्धों को हमारे बारे में इतला करने गई है।
अंबर ने मुस्कुरा कर कहा, और फिर सारी गिद्धें आकर तुम्हें उठाकर ले जाएंगी। यार तुम इतना डरते क्यों हो? आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, नौजवान हूँ और तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। कैलाश बोला, मगर जनाब अली, मुझ में और आप में बड़ा फ़र्क है। यानी आपको ख्वाह भूत हड़प ही क्यों ना कर ले, आप मरेंगे नहीं, और हम तो एक पत्थर लगने से मर सकते हैं। उन्हें अचानक एक चीख की आवाज़ सुनाई दी और वो उसी जगह रुककर झाड़ियों की ओट में हो गए। ये आवाज़ किसी औरत की चीख की थी और किले के अंदर से आई थी, मगर वहाँ कोई ऐसा रास्ता ना था कि जिससे वो अंदर दाखिल हो सकते। कैलाश डर कर अंबर के पीछे हो गया। अंबर के होशियार आंखें इर्द गिर्द फैली हुई हर शय को बड़े गौर से देख रही थी। किले की फसील के ऊपर से कोई परिंदा फड़फड़ा कर उड़ गया। ये परिंदा गिद्ध से बड़ा था और उसकी चोंच तोते की तरह थी। वो बड़ी तेजी से उड़कर गया था। अंबर ने हैरानी से उस परिंदे को देखा और कैलाश से कहा, यह परिंदा किस किस्म का था? फसील से उड़ा और उड़ते ही गायब हो गया। कैलाश बोला, मुझे तो ये कोई छलावा मालूम होता है। यार तुम हर शय को भूत प्रीत बना देते हो। ठहरो, मुझे गौर करने दो। अंबर ने दिमाग पर जोर देकर सोचा कि उसने परिंदे को पहले कहाँ देखा था। फिर यकलख्त उसे याद आ गया कि इस परिंदे को उसने मिस्र के फिरौन के दरबार में देखा था। इस परिंदे का नाम रा था और वह फिरौन का अपना दरबारी निशान था। मगर सवाल ये था कि 2000 बरस के बाद ये शाही परिंदा वहाँ कैसे आ गया अचानक? कैलाश, ये फिरौन का शाही परिंदा रा था। कैलाश ने पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने इसे देखा है। कहाँ? अंबर को अचानक ख्याल आया कि उसने कैलाश से कह दिया था कि वो उसे नहीं बताना चाहता कि वो 2500 बरस से जिंदा चला आ रहा है। उसने बात को पलटते हुए कहा कि उसने रा को 2-3 बरस पहले एक अजायब घर में देखा था, जहाँ फिरौन के तहखाने में उसका एक बुत रखा हुआ था। कैलाश ने कहा, वो तो ठीक है, मगर ये परिंदा इस पुराने दीमक खुर्दा महल में कैसे आ गया? ये तो शाही परिंदा है और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसकी नस्ल भी खत्म हो चुकी है। अंबर ने कहा, नस्ल तो ज़रूर खत्म गायब हो चुकी है, मगर हो सकता है एक ही परिंदे को जादू के जोर से जिंदा रखा गया हो। कैलाश ने कहा, जिस तरह जादू के जोर से तुम्हें जिंदा कर दिया गया है। अंबर ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सवाल अब यह है कि इस महल के अंदर ये परिंदा किसने पाल रखा है? कैलाश कहने लगा, भाई इसका जवाब तो महल के अंदर जाने से ही मिलेगा। अंबर आगे आगे और कैलाश पीछे पीछे। वो महल किले या उस पुरस्कार मंदिर की दीवार के गिर्द अगर घूम फिर कर कोई ऐसा मकाम तलाश करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ से वो इस आसेबज़दा इमारत के अंदर दाखिल हो सके। आखिर उन्हें एक जगह दीवार में बहुत सी ईंटें उखड़ी हुई नजर आईं। अंबर ने कहा, मेरा ख्याल है हम यहाँ से अंदर दाखिल हो सकते हैं। दोनों ने मिलकर दीवार की बाकी ईंटें भी उखाड़ना शुरू कर दी। थोड़ी सी कोशिश के बाद उन्होंने दीवार में छोटा सा शिगाफ पैदा कर लिया। कुछ और ईंटें उखाड़ने के बाद ये सुराख इतना बड़ा हो गया कि उसमें से रेंग कर इमारत के अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहली शय जो उन्होंने अंदर जाते महसूस की वो ये थी कि वहाँ की हवा बाहर की हवा से कुछ मुख्तलिफ थी। अंदर की हवा में कुछ ऐसी बू रची हुई थी जैसी बू के फिरौन के मकबरों के अंदर हुआ करती है। अंबर इस बू से अच्छी तरह वाकिफ था। उसके सामने एक ज़मीन का टुकड़ा था जहाँ बाहरी की तरह कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई थीं और दूर एक बारादरी थी जिसकी 2 मंजिलें थीं। दोनों मंजिलों की खिड़कियाँ बंद थीं और दूर से उस पर किसी भूत प्रेत का गुमान होता था। कैलाश ने कहा, अंबर भाई मुझे लगता है कि यहाँ पुराने बादशाहों की रूहें रहती हैं। अंबर ने बारादरी की तरफ देखते हुए कहा, अभी चलकर मालूम कर लेते हैं, मगर तुम्हें भूतों और रूहों से डरना नहीं होगा, क्योंकि रूहें और भूत एक ताकतवर और नेक इंसान को कभी कुछ नहीं कहते। वो टूटी हुई बुर्जियों वाली बारादरी की तरफ चल पड़े। उनके कदम जगह जगह कांटेदार झाड़ियों में उलझ रहे थे। जब बारादरी के पास पहुंचे तो उन्हें एहसास हुआ कि बारादरी के दरवाजे को भी जंगली बेलों ने ढांप रखा है और उसकी दहलीज भी आधी जमीन में धंसी हुई थी। एकदम से कैलाश डरकर पीछे हट गया। खबरदार अंबर! एक लंबी सिसकार के साथ एक कोड़ियों वाला सांप और जर्द सांप अपना फन फैलाकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। कैलाश के माथे पर खौफ के मारे पसीना आ गया। वो अंबर के पीछे खड़ा था। अंबर ने सांप की आंखों में आंखें डालकर देखा। वो सांप के साथ जरा तफरी करना चाहता था। सांप भी अंबर को घूरने लगा। दोनों में से कोई भी अपनी अपनी पलकें नहीं झपक रहा था। सांप मुसलसल अंबर को देखे जा रहा था, मगर अंबर और उसकी आंखों के जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। सांप महसूस करने लगा कि उसके सामने कोई मामूली ताकत का इंसान नहीं खड़ा। कैलाश बोला, भाई अंबर, अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं तो कम से कम कैलाश की ज़िंदगी का ख्याल करो। अगर इसने मुझे काट लिया तो मैं एक पल के अंदर तड़प तड़ कर मर जाऊंगा। मैं इस सांप से वाकिफ़ हूँ, ये इस इलाके का सबसे जहरीला सांप है। अंबर मुस्कुराया, यार घबराओ नहीं, अगर ये सबसे जहरीला है तो मैं भी बड़ा जहरीला इंसान हूँ। अब देखना है कि किसके जहर को कामयाबी मिलती है। कैलाश बोला, लेकिन तुम क्या करोगे? अंबर कहने लगा, तुम देखते जाओ। अंबर कदम कदम सांप की तरफ बढ़ने लगा। सांप ने जब देखा कि उसकी तरफ उसका दुश्मन बढ़ रहा है तो वो फन को गुस्से में लहराने लगा। एक बार तो उसने जोर से फुनकार मारी कि दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। कैलाश वहीं दरख्त के साथ लगकर खड़ा रहा। अंबर ने हाथ सांप की तरफ बढ़ाया जैसे उससे हाथ मिलाना चाहता हो। सांप ने समझा कि दुश्मन उस पर वार कर रहा है। सांप ने लपक कर अंबर की हथेली पर डस दिया। सांप और कैलाश दोनों ही समझ रहे थे कि अभी अंबर धड़ाम से ज़मीन पर गिरेगा और उसके नाक मुंह से खून जारी हो जाएगा, लेकिन उसके उलट अंबर अपनी जगह पर उसी तरह हाथ फैलाए खड़ा मुस्कुराता रहा और सांप की तरफ देखता रहा। सांप को बहुत तहश आया।
उसने एक और फुनकार मारी और दूसरी बार अंबर के हाथ पर डस लिया। ये खास किस्म का जहरीला सांप था और हमेशा आदमी को 2 बार डसता था। दूसरी बार डसने पर कैलाश की चीख निकल गई। अंबर, भगवान के लिए आगे से हट जाओ, ये जहर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अंबर ने कैलाश को कोई जवाब न दिया। वो खामोश निगाहों से सांप को घूरता कदम कदम उसकी तरफ बढ़ता रहा। ऐसा लगता था कि वो सांप से खेल रहा है या सांप की बेबसी का तमाशा देख रहा है। आखिर अंबर ने लपक कर सांप को गर्दन से पकड़ लिया। सांप ने फुर्ती से अंबर के बाजू के गिर्द कई बल डाल दिए, लेकिन अंबर को जरा भी दर्द महसूस न हुआ। उसने दूसरे हाथ से बड़े आराम से सांप के सारे बल खोल दिए और उसका मुंह खोलकर उसके दांतों को गौर से देखने लगा। कैलाश, तुम सच कहते थे, ये बहुत ही जहरीला सांप है। देखो इसकी जहर की थैली कितनी बड़ी है। और तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे ऐसे हजारों सांप डस चुके हैं, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। कैलाश भी अंबर के करीब आकर सांप के दांतों को देखने लगा जो अंदर से तालों की तरफ मुड़े हुए थे। अंबर, वाकई तुम अमर हो, गैर फानी हो। अंबर बोला, नहीं कैलाश, ऐसा ना कहो, मैं गैर फानी नहीं। गैर फानी सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हाँ, अभी मुझे मौत नहीं आएगी। अगर मुझ पर से जादू उठा लिया गया तो मैं एकदम बूढ़ा होकर मर जाऊंगा। कैलाश ने देखा कि अंबर की हथेली पर जहाँ सांप ने काटा था वहाँ से जहर पानी बनकर बाहर को निकल रहा है। अंबर ने घास पर हथेली रगड़कर जहर पहुँच दिया। जहाँ अंबर ने जहर को पहुँचा वहाँ से घास जलकर स्याह हो गई। अंबर ने सांप को छोड़ दिया और बोला, अब ये 10 रोज तक किसी को ना डस सकेगा। कैलाश बोला, फिर भाई से छोड़ क्यों दिया, ये किसी और को हलाक कर देगा। कैलाश ने आगे बढ़कर सांप को गर्दन से पकड़ लिया और ज़मीन पर उसकी गर्दन रखकर ऊपर पाँव के दबाव से कुचल दिया। सांप मर गया। दुश्मन को कभी इस काबिल नहीं छोड़ना चाहिए कि वो दूसरी बार भी हमला कर सके। अंबर ने हंसकर कहा, प्यारे, अगर इसमें जहर होता तो तुम कभी इतनी जुर्रत ना करते। ज़ाहिर है मैं अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं तो किसी मामूली से हादसे में भी हलाक हो सकता हूँ, और फिर ये सांप तो इस इलाके का बेहद जहरीला सांप है। कैलाश ने डरते डरते कहा, मेरा ख्याल है हमें बारादरी में जाने का इरादा तर्क कर देना चाहिए। वो क्यों? अंबर ने पूछा। अरे भाई, बारादरी के बाहर इस कदर जहरीले सांप टिक रहे हैं तो अंदर क्या क्या बलाएं हमारा इंतजार कर रही होंगी। अंबर कहका मारकर हंस पड़ा। अरे मियाँ, जिंदगी नामी खतरों का मुकाबला करने का है। अगर इंसान घर में बंद होकर बैठ जाए तो वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा भाई, चलो 1000 बार चलो, लेकिन खुदा के लिए मुझसे अलग मत होना। वो बारादरी के करीब आ गए। यहाँ भी अंदर जाने का कोई रास्ता न था। अचानक कैलाश ने सहम कर कहा, वो देखो अंबर। अंबर ने देखा कि बारादरी की दूसरी मंजिल में 6 खिड़कियाँ थीं जो सब की सब बंद थी। उनमें से हर खिड़की पर एक एक औरत का कटा हुआ सर लटक रहा था। ये वही सर थे जो बाहर दरख्त पर टंगे हुए थे। फिर उन्हें फिजा में ठंडी आहें भरने की सरगोशियाँ सुनाई दी। कैलाश तो दुबक कर अंबर के पीछे हो लिया। अंबर ने एक एक सर को गौर से देखा। उन सब की आंखें खुली हुई थी और वो होंठ बंद थे। चेहरे पर वही मौत की जर्दी छाई हुई थी। देखते ही देखते सर गायब हो गए। अंबर ने देखा कि खिड़कियां उसी तरह बंद थीं और सर कहीं नजर नहीं आ रहे थे। ये सारा काम उन रूहों का है जिनके ये कटे हुए सर हैं। ख्याल है कि उन औरतों को इसी बारादरी में कत्ल कर दिया गया था। कैलाश कहने लगा, लेकिन उनके सरों से टपकने वाला खून लाल कैसे बन जाता है? यही राज मालूम करने के लिए तो हम अंदर जा रहे हैं। कैलाश ने हकला कर कहा, हाँ अंदर। और अंबर ने एक दरवाजे को जोर से दबाया। दरवाज़ा ज़रा सा चिरचिराया। फिर उसने कैलाश के साथ दरवाजे को जोर लगाकर अंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। दरवाजे का एक पट उखड़कर अंदर गिर गया। उन्हें सामने नीम रोशनी में एक डेवड़ी दिखाई दी। वो डेवड़ी में दाखिल हुए थे कि 6-7 चमगादड़ें चीखती चिल्लाती उनके सरों के ऊपर से गोता लगाकर गुजर गईं। कैलाश सिमट कर रह गया। डेवड़ी से गुजरकर एक दलान आ गया। दलान का फर्श उखड़ा हुआ था और उस पर गर्द जमी हुई थी। दलान के दाएं बाएं एक बरामदा था जिसमें कमरों के दरवाजे बंद थे। अंबर और कैलाश बरामदे में जाकर दरवाज़ों को टिटोलने लगे। एक दरवाज़ा ज़रा सा धक्का लगने से खुल गया। यहाँ सीढ़ियाँ नीचे उतर गई थी। कैलाश ने कहा, भाई यहाँ मत उतरना, खुदा जाने नीचे क्या हो, मुझे तो बेहद डर लग रहा है। अंबर ने कैलाश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कैलाश, इसके बाद कभी खौफ की बात ना करना। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हर हालत में तुम्हारी जान की हिफाजत करूंगा। आओ मेरे साथ नीचे। वो सीढ़ियां उतरने लगे। सीढ़ियों में हल्का हल्का अंधेरा था। दीवारों पर नमी सी जमी हुई थी। काफी सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक जगह पहुंचकर रुक गए। यहाँ इस कदर अंधेरा था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। अंबर ने कैलाश से कहा कि वो मशल को रोशन करे। उन्होंने छोटी छोटी मशलें अपने झोले में साथ रखी हुई थी। कैलाश ने पत्थर रगड़कर एक मशल रोशन कर दी। मशल की रोशनी में अंबर ने देखा कि वो दोनों एक ऐसे नामालूद कमरे में खड़े थे जिसकी छत ऊंची थी और फर्श पर जगह जगह मिट्टी के ढेर पड़े हुए थे। खुदा जाने ये मिट्टी कहाँ से आ गई। वहाँ खुली फिजा में फिरौनों के मकबरों की बड़ी तेज बू फैली हुई थी। कैलाश जिंदगी में पहली बार इस बू को सूंघ रहा था। उसने नाक चुकेड़ कर कहा, ऐसा लगता है यहाँ बहुत से मुर्दे दफन हैं। कब्रिस्तानों की बू आ रही है यहाँ से। अंबर मशल की रोशनी में आगे चला। वो कदम कदम बढ़ा रहा था। कैलाश उसके दाहिनी जानिब था। उन्हें जरा आगे जाकर एक दरवाज़ा मिला जो थोड़ा सा खुला हुआ था। अंबर ने उसके पट को धक्का दिया तो वो खुल गया।
यहाँ भी सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। गोया तहखाने के अंदर एक और तहखाना बना हुआ था। कैलाश दिल के अंदर तो बेहद खौफजदा था, मगर जुबान से उसका इजहार नहीं कर सकता था, क्योंकि अंबर ने उसे सख्ती से डांटा था। अंबर ने कहा, मशल मुझे दे दो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अंबर को मालूम था कि कैलाश डर रहा होगा। मशल अपने हाथ में लेकर अंबर तहखाने के अंदर वाले तहखाने की सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये सीढ़ियाँ गोल चक्करदार थी। दीवार में सुराख थे जिनके अंदर से किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। खुदा जाने वो कौन से परिंदे थे और वहाँ कैसे आ गए थे। जहाँ सीढ़ियाँ खत्म हुई वहाँ एक छोटा सा कमरा आ गया जिसकी छत नीची थी और दीवारों से पानी रिस रहा था। कैलाश ने हाथ से दीवार की तरफ इशारा किया। वहाँ 6 संदूक दीवार के साथ लगे हुए थे। अंबर संदूकों के पास आ गया। उन संदूकों को ताले नहीं लगे थे। अंबर ने कैलाश की तरफ देखा और एक संदूक का ढकना खोल दिया। उसमें एक औरत की लाश पड़ी थी जिसका सर गायब था। कैलाश का दिल खौफ और दहशत से जोर जोर से धड़कने लगा। अंबर ने आगे बढ़कर दूसरा संदूक खोला तो उसमें भी एक औरत की लाश पड़ी थी, उसका भी सर गायब था। एक एक करके उन्होंने 6 के 6 संदूक खोल दिए। उन सब में एक एक सर कटी औरत की लाश पड़ी थी। उन औरतों के कपड़े बड़े शाहाना मालूम होते थे कि वो अमीर औरतें हैं, शायद किसी रियासत की शहजादियाँ थीं। अंबर ने कहा, कैलाश मुझे यकीन है कि ये उन ही सरों के धड़ हैं जो बाहर दरख्त पर लटका दिए गए हैं। कैलाश बोला, मालूम तो यही होता है, मगर सवाल ये है कि इनको किसने कत्ल कर दिया और फिर ये लाशें अभी तक गली सड़ी क्यों नहीं। अंबर कहने लगा, यही मैं भी हैरान हूँ। बहरहाल अभी मालूम किए देते हैं। अंबर ने झुककर एक लाश के जिस्म को हाथ लगाया ही था कि खटाक की आवाज़ के साथ उनके पीछे लोहे का मोटी मोटी सुलाखों वाला दरवाज़ा गिर पड़ा और वो उस छोटे से तहखाने में कैद होकर रह गए, क्योंकि सीढ़ियों को ऊपर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था। मारे गए। अंबर अब क्या होगा? यहाँ तो हमारी आवाज़ भी किसी तक नहीं पहुँच सकती। अंबर ने संदूक के ढकने बंद कर दिए और सुलाख वाले दरवाजे के पास आकर जोर जोर से उसे झंझोड़ने लगा, जैसे उसके झंझोड़ने से दरवाज़ा टूट जाएगा। दरवाजे की सुलाखें बेहद मजबूत और मोटी थीं। अंबर उन्हें 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिला सका। कैलाश ज़मीन पर मशल रखकर बैठ गया। भाई और राज मालूम कर लो। 12 दरी के बस अब मैं तो मर जाऊंगा और तुम क़यामत के दिन तक यहाँ बैठकर आराम करना। अंबर ने उसे झिड़क कर कहा, कैलाश तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी जल्दी बतिल क्यों हो जाते हो? अगर तुम्हें खौफ ही लगता है तो कम से कम दूसरों को तो खौफजदा करने की कोशिश मत करो। कैलाश कंधे झुकाकर खामोश हो गया। अंबर ने मशल दीवार गिर के सुराख में अटका दी और कैलाश के पास ही ज़मीन पर बैठकर गौर करने लगा कि यह दरवाज़ा अपने आप किस तरह गिर पड़ा। उसने एक बार फिर उठकर ऊपर उस जगह देखा जहाँ से दरवाज़ा गिरा था। वहाँ किसी किस्म का कोई सुराख न था। वो बड़ा हैरान हुआ कि लड़की की लाश से दरवाजे का क्या ताल्लुक़ हो सकता है। मेरा ख्याल है हमें दूसरी लाशों को भी हाथ लगाकर देखना चाहिए। हो सकता है किसी दूसरी लाश को छूने से ये दरवाज़ा अपने आप ऊपर को उठ जाए। अंबर ने दोबारा 6 के 6 संदूक खोल दिए। एक एक करके तमाम लाशों के ठंडे जिस्मों को हाथ लगाने ही वाला था कि क्या देखता है कि संदूक सारे के सारे खाली पड़े हैं। लाशें गायब हो चुकी हैं। वो हैरत ज़दा हो गया कि कैलाश ने भी झुककर खाली संदूकों को देखा और बेचैन होकर कहने लगा, अभी तो लाशें संदूक के अंदर थीं, फिर ये कहाँ अपने आप ही गायब हो गईं? यही तो मैं भी हैरान हूँ। कैलाश ज़मीन पर बैठ गया। बुरे फंसे भाई अंबर, अब यहाँ से छुटकारा होता नज़र नहीं आता। अब तो सारी ज़िंदगी इसी कोठरी में बसर होगी। तुम यहाँ कैद रहोगे और मैं भूखा प्यासा मर जाऊँगा। अंबर कैलाश की बातें नहीं सुन रहा था। वो कान लगाए कोई और आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था। ये आवाज़ दीवार के दूसरी तरफ से आ रही थी। उसने होठों पर हाथ रखकर कैलाश को चुप कराया और दीवार के साथ कान लगा दिए। कैलाश ने भी अपना कान दीवार के साथ लगा दिया। दूसरी तरफ से इस किस्म की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई अपनी एक टांग को घसीटता हुआ दूर से चला आ रहा हो। आवाज़ ज़रा फासले पर से आ रही थी। अंबर ने कहा, ये आवाज़ सुन रहे हो कैलाश? कैलाश ने सरगोशी में कहा, हाँ सुन रहा हूँ। कोई शख्स दूर से चला आ रहा है। अंबर ने कहा, वो लंगड़ा मालूम होता है, एक टांग बड़ी मुश्किल से घसीट रहा है। कैलाश बोला, मुझे तो कोई भूत मालूम होता है अंबर। खामोश। अंबर ने कैलाश को खामोश करा दिया और आवाज़ करीब आ गई थी। अब किसी के ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने की आवाज़ आ रही थी। फिर जैसे किसी ने संदूक के ढक्कन को ज़ोर से खोला और ढकना जैसे फर्श पर गिर पड़ा। फिर एक औरत की भयानक चीख फिजा में बुलंद हुई। कैलाश कांप गया। अंबर के माथे पर पसीना आ गया। पहली चीख के बाद यके बाद दीगरे 5 औरतों की बारी बारी चीखें बुलंद हुई और फिर हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। कैलाश ने सहमी हुई आवाज़ में कहा, ये क्या हो रहा है इस कमरे में अंबर? अंबर बोला, मालूम होता है किसी ने 6 औरतों को बारी बारी कत्ल कर दिया है। 6 औरतों को? मगर 6 औरतें तो इससे पहले भी कत्ल कर दी गई थीं, जिनके सर बाहर दरख्त पर लटक रहे हैं। अंबर ने कहा, हाँ, ऐसा लगता है कि इस वाक़या को एक बार फिर दोहराया जा रहा है। क्या एक बार फिर दोहराया जा रहा है? कैलाश ने कांपते हुए पूछा। तुम्हारा मतलब है कि कत्ल की हुई औरतों को एक बार फिर कत्ल किया जा रहा है? खामोश। अब वही पाँव घसीट कर चलने की आवाज़ उन सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी जिनके आगे लोहे की मोटी सुलाखों वाला दरवाज़ा चढ़ा हुआ था। अंबर लपक कर सुलाखों के पास आ गया। कैलाश सामने वाली दीवार के साथ ही लगा खड़ा रहा। सीढ़ियों में ऊपर तक अंधेरा था। खुदा जाने किस तरफ से बहुत ही हल्की हल्की रोशनी का गुबार
सा ऊपर की तरफ फैला हुआ था। कदमों की भारी भारी घसीटती आवाज ऊपर सीढ़ियों के पास आकर रुक गई। कैलाश ने अपना सांस रोक लिया। अंबर सुलाखों से हटकर कैलाश के पास अंधेरे में आकर छुप गया। उसका ख्याल था कि शायद उसे देखकर कोई रुक गया है। वो चाहता था कि जो कोई भी है वो उसके सामने आए ताकि मामला खुल जाए। अब फिर कदमों की आवाज आने लगी। कोई आहिस्ता आहिस्ता पांव रखता सीढ़ियां उतर रहा था। दोनों चुपचाप खड़े दीवार के साथ लगे रहे। फिर उन्हें सीढ़ियों पर 2 पांव दिखाई दिए। ये पांव लंबे लंबे थे और उस पर भाल ही भाल उगे हुए थे। फिर अचानक एक खौफनाक चेहरे वाला ऊंचा लंबा आदमी सुलाखों के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी एक आंख बैठी हुई थी और दूसरी आंख का डेला बाहर को निकला हुआ था। उसके दोनों दांत भी बाहर झांक रहे थे। उस बला के हाथ में एक लंबी तलवार थी जिस पर से सुर्ख सुर्ख खून के कतरे टपक रहे थे। कैलाश तो लरज कर रह गया। अंबर ने सरगोशी में कहा, तुम अंधेरे में छुपे रहना, खबरदार यहाँ से निकलकर रोशनी में मत आना। कैलाश बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तुम्हारे पास ही खड़ा हूँ। उस बला ने दरवाजे पर पूरे जोर से हाथ मारा और दरवाजा खुल गया। वो खौफनाक आदमी कुछ देर दहलीज में खड़ा रहा। उसका सांस धोखने की तरह चल रहा था। उसकी शक्ल देखकर वहशत होती थी। फिर वो एकदम पाँव को घसीटता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और सीधा उस तरफ आया जिस तरफ खाली संदूक पड़े हुए थे। उसने खाली संदूकों को झुक कर देखा और वापस पाँव घसीटता ऊपर चला गया। अंबर ने कहा, मालूम हुआ है कि उसे हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं। दरवाज़ा खुला है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी वो भागने की सोच ही रहे थे कि वही खौफनाक चेहरे वाला भूत फिर नमदार हुआ। इस दफ़ा उसके कंधे पर 2 औरतों की लाशें लटक रही थी। नीचे आकर उसने दोनों लाशों को संदूक में रखा और फिर ऊपर चला गया। ऊपर से दूसरी बार वो 4 औरतों की लाशें कंधों पर डाल कर लाया और एक एक करके उसने 4 लाशों को भी खाली संदूकों में डालकर ऊपर से ढकने बंद कर दिए। उसका सांस फूला हुआ था और वो हाँप रहा था। कैलाश ने सोचा कि उन्हें अब वहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि तहखाने का दरवाज़ा खुला था। उसने अंबर के हाथ को ज़रा सा दबाया और दरवाजे की तरफ जाने के लिए हरकत ही की थी कि उसके पाँव की आहट से वो भूत एकदम चौंक पड़ा। उसने बिजली किसी तेजी से गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जहां अंबर और कैलाश खड़े थे, लेकिन चूंकि वो अंधेरे में खड़े थे इसलिए भूत उन्हें न देख सका। फिर भी उसे एहसास हो गया कि तहखाने में कोई दूसरा इंसान मौजूद है। उसने तलवार हवा में बुलंद की और पाँव को घसीटता अंबर की जानिब आगे बढ़ने लगा। अंबर ने कैलाश का हाथ थामा और वो दोनों ज़मीन पर बैठ गए और बैठे बैठे वो अंधेरे में काफ़ी आगे सिरक कर संदूक के पीछे छुप गए। उस खौफनाक बला ने बगैर देखे भाले दीवार पर जोर जोर से तलवार चलानी शुरू कर दी। फिर उसने झुककर जमीन पर देखा, कुछ भी नहीं था। वो मुड़ा और संदूक की तरफ आ गया। ऐसा लगता था कि उस बला ने अंबर और कैलाश को देख लिया है। उसने तलवार का सीधा वार कैलाश पर किया। अगर अंबर रास्ते में आकर उसकी तलवार का वार ना रोकता तो कैलाश जरूर मर गया होता। अंबर ने खाली संदूक उठाकर बला पर दे मारा। बला बेकाबू होकर अंबर पर टूट पड़ी। अंधेरे में एक खौफनाक जंग शुरू हो गई। कैलाश परे हटकर छुप गया। अंबर ने बला के हाथ से तलवार छीन ली। इससे पहले बला ने अंबर के सर पर पूरी ताकत से तलवार मारी। खटाक की आवाज़ के साथ तलवार यूं उचट गई जैसे किसी पत्थर पर लगी हो। बला ने हैरानी से अंबर की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अंबर ने ऐसे मोहलिक वार से अपने आप को बचा लिया है। इस मौका पर अंबर ने बला के हाथ से तलवार छीन ली और सीधा वार उसके पेट पर किया। तलवार एक बार उसके पेट में घुसकर बाहर निकल आई। अंबर ने अपने हाथ पर गरम गरम खून महसूस किया। बला के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली। उसने संदूक उठाकर लाश समेत अंबर के ऊपर फेंक दिया। अंबर के सर पर लगकर संदूक के 2 टुकड़े हो गए और लाश फर्श पर गिर पड़ी। अंबर ने तलवार का वार करके बला का एक घुटना काट कर रख दिया। वो गिर पड़ा। अंबर ने दूसरा वार उसकी गर्दन पर किया। बला की गर्दन तन से जुदा हो गई। उसके साथ ही सारे तहखाने में एक जलजला सा आ गया। अंदर रोशनी से हुई और फिर चारों तरफ अंधेरा और खामोशी हो गई। अंबर ने कैलाश को मशल जलाने के लिए कहा। कैलाश ने मशल रोशन की तो ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ एक भी लाश नहीं थी। सारे के सारे संदूक खाली थे। तहखाने की सीढ़ियों पर गिरा हुआ लोहे का जंगला ऊपर उठ चुका था। वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गए। पहले तहखाने के कमरे में इसी तरह मिट्टी के ढेर पड़े थे। वो दूसरे तहखाने से भी बाहर निकल आए। अब वो पहली मंजिल के बरामदे में थे। सूरज गरूब हो रहा था। धूप का रंग सुनहरा पड़ गया था। दूसरी मंजिल का दरवाज़ा चौपट खुला था। अंबर और कैलाश दूसरी मंजिल पर आ गए। यहाँ उन्होंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। फर्श पर कालीन बिछा था और वहाँ 6 खूबसूरत औरतें जर्क बर्क लिबास में मलबूस उस पर बैठी हुई थी। उन्होंने अंबर को कमरे में दाखिल होते देखा तो अदब से उठकर खड़ी हो गई और झुककर सलाम किया। अंबर ने उन्हें सलाम का जवाब दिया और पूछा, तुम किस मखलूक से ताल्लुक़ रखती हो? 6 औरतों में से एक ने कहा, ए बहादुर इंसान, हम मुल्क कोह काफ के एक बादशाह की 6 बेटियां हैं। हमें ये जिन उठाकर ले आया था। इसने जादू के जोर से हमें कत्ल करके हमारी गर्दनें इस बारादरी के बाहर लटका दी और हमारे धड़ तहखानों के संदूक में रख दिए। ये खौफनाक जालिम जिन हर रोज़ शाम को आता, हमें फिर से जिंदा करता और दोबारा कत्ल करके हमारी लाशें उठाकर संदूकों में ले जाकर बंद कर देता। हम बेबस थी, जिन का मुकाबला नहीं कर सकती थी।
जिन आधी रात को हमें जिंदा करता और इस सजे सजाए कमरे में बुलाकर हमें रक्स पर मजबूर करता। इसके बाद वो फिर हमें कत्ल कर देता। हमने तुम्हें बारादरी के अहाते में दाखिल होते देखा था, मगर हम कुछ ना कह सकती थी। हमारी जुबानें बंद कर दी गई थी। अब जबकि तुमने बहादुरी से काम लेकर जिनको हमेशा हमेशा के लिए कत्ल कर दिया है, तो हम फिर से इंसान की शक्ल में आ गई हैं और फिर से जिंदा हो गई हैं। अंबर ने उनकी कहानी सुनी तो बोला, ऐ नेक बहनों, तुम सच्ची हो, तुम्हारी कहानी सच्ची है, मगर सवाल यह है कि अब तुम अपने मुल्क और अपने बाप के महल में किस तरह से जाओगी। बड़ी बहन ने कहा, बहादुर भाई, ये जालिम हमें एक उड़न खटोले पर बिठाकर यहाँ लाया था और उड़न खटोला इस बारादरी की छत पर रखा है। अगर हम उस पर सवार होकर उसे हुक्म करें कि हमें कोकाफ के मुल्क में ले चल, तो वो हमें वहाँ पहुँचा देगा। कैलाश ने पूछा, अगर वो तुम लोगों को किसी और जगह ले गया तो बड़ी बहन बोली, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। उड़न खटोले को जो कहा जाए वो उसी हुक्म का पाबंद होता है। वो अपने मालिक के हर हुक्म की तामील करता है। 6 की 6 बहनें उठी और अंबर और कैलाश को लेकर ऊपर बारादरी की दूसरी मंजिल वाली छत पर आ गईं। वहां लकड़ी का एक गोल सा उड़न खटोला पड़ा था, जिसके अंदर 7-8 आदमियों के बैठने की जगह थी। अंबर 2-2.5 हजार बरस की उम्र में पहली मर्तबा इस किस्म की कोई चीज देख रहा था। 6 की 6 औरतें उड़न खटोले के अंदर लकड़ी के फर्श पर बैठ गईं। उन्होंने एक बार फिर बारी बारी झुककर अंबर और कैलाश को सलाम किया। बड़ी बहन ने कहा, ऐ नेक दिल भाई, हमारा बाप मुल्क कोहकाफ का बादशाह है। अगर तुम हमारे मुल्क में आओ तो हमारा बाप तुमसे मिलकर बहुत खुश होगा और हमें भी बेहद खुशी होगी। अंबर ने कहा, मैं वादा नहीं करता बहन, लेकिन अगर कोहकाफ के मुल्क की तरफ हमारा गुजर हुआ तो मैं तुम्हारे बाप से मुलाकात करने ज़रूर आऊँगा। क्या तुम अकेली इस उड़न खटोले में अपने घर तक चली जाओगी? क्यों नहीं बड़ी भाई, बहन ने मुस्कुरा कर कहा, हम तुम्हारे सामने इस उड़न खटोले को लेकर उड़ेंगी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। बड़ी बहन ने बुलंद आवाज में उड़न खटोले से कह दिया कि उसे और उसकी बहनों को लेकर वो मुल्क कोहकाफ की तरफ चल पड़े। इस हुक्म के साथ ही उड़न खटोले में हरकत पैदा हुई और छत पर से उठना शुरू हो गया। एक मंजिल ऊपर उठकर उसने हवा में ही एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। अंबर और कैलाश इस उड़न खटोले को उड़ता देखकर हैरान रह गए। थोड़ी देर बाद उड़न खटोला उनकी निगाहों से ओझल हो गया। अंबर ने हैरानी से कैलाश से कहा, कैसी अजीबो गरीब शय थी ये। कैलाश बोला, हाँ भाई, सच जानो तो मुझे ये औरतें भी कोई जादूगरनियां मालूम हो रही थी। हो सकता है उन्होंने जादू के जोर से ऐसा किया हो। बहरहाल ठीक है, हमें यहाँ से बाहर निकलकर जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ रात को फिर से जिन भूतों का बसेरा हो जाता है। दोनों दोस्त उस बारादरी से बाहर निकल आए। जब वो खारदार झाड़ियों वाले मैदान को अबूर करके चारदीवारी से बाहर आए तो उन्होंने सामने चश्मे के ऊपर वाले दरख्त पर से औरतों की कटी हुई लाशें गायब थीं। ये सब कुछ उन्हें जादू का करिश्मा महसूस हुआ। वो दोनों साथ साथ नीचे की तरफ रवाना हो गए। अंबर इस से भी बारादरी से दूर किसी मकाम पर जाकर रात बसर करना चाहता था। चलते चलते जब उन्हें रात हो गई तो वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां नदी के पास एक किते पर घास बहुत कम उगी हुई थी। उन्होंने उसी मकाम पर रात बसर करने का फैसला करके जमीन पर चादरें बिछाई और लेट गए। अंबर ने जंगली फल तोड़े और जो उन्होंने मिलकर खाए और चश्मे का ठंडा पानी पीकर सोने की तैयारियां करने लगे। वो दिन भर के थके हुए थे। लेटते हुए उन्हें नींद आ गई। वो सो गए। जंगल में चारों तरफ खामोशी छा गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैल चुका था। खामोशी इतनी गहरी थी कि कहीं कहीं किसी परिंदे की आवाज़ भी सुनाई न देती। अंबर यही सोचकर सोया था कि न जाने उसकी बहन मारिया किस हाल में होगी और उसके दोस्त नाग की लाश वाला संदूकचा कहाँ और किसके पास पड़ा होगा। अचानक उसे सोते सोते उसकी आंख खुल गई। उसे किसी जानवर की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ नहीं सका था कि वो आवाज़ किस जानवर की थी। उसने जंगल की खामोशी पर कान लगा दिए। उसके पास ही कैलाश गहरी नींद सो रहा था। उसने कैलाश को जगाना मुनासिब न समझा। जंगल में वही आवाज़ एक बार फिर बुलंद हुई। ये आवाज़ किसी दरिंदे की थी। ये पता नहीं चल रहा था कि दरिंदा कौन है। ना तो ये आवाज़ हाथी शेर की है। आवाज़ करीब से ना सुनाई दे रही थी। अंबर होशियार होकर उठ बैठा और दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। उसने तलवार निकालकर हाथ में थाम ली कि अगर खतरा आ जाए तो वो उसका बहादुरी से मुकाबला कर सके। आवाज़ बंद हो गई। वो कितनी ही देर खड़ा रहा, आवाज़ दोबारा सुनाई न दी। तंग आकर वो बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि उसे किसी जानवर के झाड़ियों में से एक तरफ भागकर जाने की आहट महसूस हुई। अंबर ने अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर झाड़ियों की तरफ देखा। वहां कोई भी नहीं था। फिर उसे किसी औरत का कहकहा सुनाई दिया। वो चौंका। उसके बाद किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद दरिंदे की गरज सुनाई दी। अब कैलाश भी हड़बड़ाकर उठ बैठा। अंबर ने उसे भी अपने पास बुला लिया और खामोश रहने की हिदायत की। वो एक दरख्त के तने के पीछे छुपे हुए थे। क्या देखते हैं कि एक औरत जिसके बाल उसके सर पर कांटों की तरह खड़े हैं, कान लंबे हैं, आंखें नीली हैं, जुबान बाहर लटक रही है, गले में सांपों की माला है और हाथों में किसी जानवर का कटा हुआ सर पकड़ा है। उसी तरफ आ रही है जहां उनके बिस्तर बिछे थे।
कैलाश तो उस चुड़ैल को देखकर डर गया। अंबर ने सरगोशी में कहा, खबरदार, आवाज मत निकालना, देखते रहो ये चुड़ैल क्या करती है। लंबी जुबान वाली चुड़ैल ने जब देखा कि दोनों बिस्तरों पर कोई इंसान नहीं तो वो गुस्से में आ गई और इधर उधर देखने लगी। उसने बिस्तरों को अपने तेज नाखूनों से चीर डाला और अपनी नाक ऊपर उठाकर जंगल में इंसानों की बू सूंघने लगी। कैलाश ने तो अपनी आंखों पर हाथ रख लिया, वो ये दहशतनाक मंजर नहीं देख सकता था। उस वक्त चांद निकल आया था और उसकी हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी। उस रोशनी में चुड़ैल की भयानक शक्ल और भी डरावनी हो गई थी। चुड़ैल ने उस दरख्त की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया जहां अंबर और कैलाश छुपे हुए थे। दरख्त के करीब आकर वो एक मकरूह कहका लगाकर हंसी और फिर उसने जोर से दरख्त के तने पर हाथ मारा। उसके पंजे में इतनी ताकत थी कि घने दरख्त पर भौचाल सा आ गया। दरख्त सर से लेकर पांव तक लरज उठा और उसकी शाखों पर सोए हुए परिंदे फड़फड़ाकर उड़ गए। अब सोचने का वक्त गुजर गया था। अगर अंबर और देर तक इंतजार करता तो चुड़ैल कम से कम कैलाश पर जरूर हमला कर देती और चुड़ैल के हमले से कैलाश का बच निकलना महाल बात थी। अंबर तलवार लेकर चुड़ैल के मुकाबले पर निकल आया। उसने कैलाश के कान में सरगोशी की कि उसे खबरदार कर दिया कि हरगिज वहां से हिलने की कोशिश न करे। चुड़ैल ने जब अपने सामने एक नौजवान को तलवार हाथ में लिए खड़े देखा तो वो खुशी से और मजाक से कहका लगाकर हंस पड़ी। उसके ख्याल में शिकार अपने आप बाहर आ गया था और उसे कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ी थी। ये चुड़ैल उस जंगल की चुड़ैल थी और चांदनी रातों में अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। वो अब तक सैकड़ों मजलूम इंसानों को खाकर हजम कर चुकी थी। बेचारे मुसाफिर रातों को थक हार कर सो रहे होते और ये सोते में उन पर टूट पड़ती। एक ही झटके से उनकी गर्दन का मनका तोड़ देती और उन्हें हजम कर जाती। चुड़ैल बड़ी खुश थी कि आज उसे एक नौजवान शिकार खाने को मिल रहा है। उसे क्या खबर थी कि जिस नौजवान को अपना लजीज शिकार समझ बैठी थी वो उसकी मौत है। अंबर तलवार हाथ में लिए अपनी जगह पर खामोश खड़ा चुड़ैल को घूर रहा था। चुड़ैल ने भी उस पर टिकटिकी बांध ली। उसका ख्याल था कि चुड़ैल की आंखों की वो ताब न ला सकेगा, क्योंकि हमेशा ऐसा हुआ था कि इंसान चुड़ैल को देखते ही बेहोश होकर गिर जाते हैं और वो बड़ी आसानी से उन्हें अपना तर नवाला बना लेती थी। चुड़ैल कुछ परेशान सी हुई कि ये कैसा इंसान है कि उसकी आंखों में आंखें डालकर घूर रहा है। अब उसने अपना दूसरा हरबा इस्तेमाल किया और अंबर की तरफ देखकर एक भयानक चीख मारी। उस चीख ने एक बार तो सारे जंगल को थरथरा कर रख दिया। उसमें दहशत और दिल को दहला देने वाली कड़क थी। कैलाश तो खौफजदा होकर वहीं दरख्त के साथ लगकर बैठ गया, लेकिन अंबर पर उसका कुछ असर न हुआ और वो उसी तरह चुड़ैल की आंखों में आंखें डाले डटा रहा। अब चुड़ैल ने फैसला कर लिया कि वो इस निडर और बेखौफ इंसान को उसकी गुस्साही का मजा चखाएगी। उसने आगे बढ़कर अपने लंबे लंबे नाखून वाला पंजा अंबर के कंधे पर मारा, मगर अंबर पर उसका कोई असर न हुआ। अंबर ने तलवार अपने सामने कर ली और चुड़ैल की गर्दन पर उसकी नोक रख दी। वो तलवार घोंपने ही वाला था कि चुड़ैल तड़पकर पीछे हट गई। उसने एक बार फिर अंबर पर हमला किया। अब कि उसने अंबर की गर्दन अपने दोनों हाथों में दबोच ली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कोई सख्त पत्थर अपने हाथ में ले लिया हो। वो जितना उसकी गर्दन को दबाती पत्थर उसी के हाथों में और चुभ जाता। इस दौरान में अंबर ने फुर्ती से काम लेकर तलवार चुड़ैल के सीने में पूरी की पूरी घोंप दी। चुड़ैल ने एक चीख मारी और इस चीख में मौत का दर्द और दहशत थी। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। अंबर ने तलवार बाहर खींचकर एक बार फिर उसके सीने में घोंप दी। चुड़ैल दम से गिरी और तड़पने लगी। उसके जिस्म से स्याह रंग का खून बहने लगा और देखते ही देखते वो ठंडी हो गई और उसका मुर्दा जिस्म लोमड़ी की शक्ल में बदल गया। और उसके बाद वहां एक बिल्ली दिखाई दी जो मरी पड़ी थी। अब कैलाश भी दरख्त के पीछे से बाहर निकल आया। शाबाश अंबर, तुम बड़े बहादुर हो। मैं भी नहीं डरा, मगर मैंने कहा कि तुम ही इसे कत्ल करो तो अच्छा है। आओ अब इस चुड़ैल को लाश को जमीन में दबा दें। उन्होंने उसे तलवार से जमीन में कड़ा खोदा और बिल्ली की लाश को उसमें दबाकर ऊपर मिट्टी डाल दी। इस काम से फारिग होकर वो घास पर लेट गए। अंबर बेहद थक गया था। कैलाश भी थका हुआ था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। चांद मगरिब की तरफ झुकने लगा और उसकी रोशनी फीकी पड़ती जा रही थी। कैलाश बोला, मेरा तो ख्याल है कि हमें इस वक्त खौफनाक भूतों के जंगल से कूच कर जाना चाहिए। क्या खबर आसपास कोई इस चुड़ैल की बहन छुपी बैठी हो। अंबर ने कहा, कोई बात नहीं, अगर उसे आना है तो वो भी आ जाए, उसका भी हशर यही होगा। कैलाश बोला, लेकिन यहाँ से कूच करने में क्या हर्ज है। अंबर कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूँ, बाकी रात हमें इस जगह आराम करना चाहिए, सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही चल पड़ेंगे। कैलाश ने कहा, भाई रात को कौन सी बाकी रह गई है, बहुत मुश्किल एक पहर रह गया है, कोई दम में सुबह होने वाली है। मेरा तो ख्याल है यहाँ से चल देना ही अच्छा है। अंबर ने हंसकर कहा, यार कैलाश, तुम बहुत डरपोक आदमी हो। इतना आदमी को डरपोक नहीं होना चाहिए। हम रात का बाकी हिस्सा आराम करेंगे। अंबर के इस फैसले के सामने कैलाश कुछ नहीं कर सकता था। मजबूरन वो चादर ओढ़कर सो गया। अंबर भी घास पर लेटकर ऊँगने लगा। रात गुजरती चली गई। चांद दरख्तों के नीचे नीचे मगरिब में उतर गया।
मशरिक की तरफ से सुबह की हल्की हल्की रोशनी नमदार होना शुरू हो गई। दोनों बेखबर सोए हुए थे। जब उन्हें जाग आई तो दिन काफ़ी निकल चुका था। दरख्तों में से धूप छन छन कर उन पर पड़ रही थी। सबसे पहले अंबर की आंख खुली। उसने कैलाश को जगाया। कैलाश हड़बड़ा कर उठा और बोला, कौन है? अंबर ने मुस्कुराकर कहा, उठो मियाँ बहादुर, दिन चढ़ाया है। अंबर जंगल से फल तोड़कर ले आया। उन्होंने चश्मे पर मुंह हाथ धोकर फल खाए, पानी पिया और वापस अपने सफ़र पर रवाना हो गए। तीसरे पहर वो ठीक उस जगह पहुंच गए जहां उन्होंने नदी में लाल और सुर्ख नगीने देखकर ऊपर का सफ़र शुरू किया था। अब नदी में कोई भी लाल या नगीना नहीं बह रहा था। जो लाल नदी की तह में पड़े थे वो पत्थर बन चुके थे। कैलाश ने कुछ नगीने अपनी जेब में छुपा रखे थे। उसने जल्दी से उन्हें बाहर निकाला तो ये देखकर अपना सर पकड़कर रह गया कि सारे के सारे सुर्ख नगीने स्याह पत्थरों में बदल चुके थे, इसलिए कि सारा जादू का खेल था। जिनके हलाक होते ही नगीने भी पत्थर बन गए। अंबर ने सूरज के हिसाब से मशरिक की तरफ रुख कर लिया और पहाड़ियों की घाटियों में चलने लगे। उसे सबसे ज़्यादा इस बात की परेशानी थी कि कहीं वो अपनी असल राह भटक तो नहीं गए, क्योंकि सुरंग वाले दरिया ने खुदा जाने उन्हें किस इलाके में लाकर छोड़ दिया था। ये जगह उनकी जानी पहचानी भी नहीं थी। कैलाश ने अंबर से पूछा, भाई तुम इस इलाके में पहले कभी आए हो? अंबर ने जवाब दिया, ये इलाका मेरे लिए भी अजनबी है। इसका मतलब ये था कि वो दोनों एक अनजाने रास्ते पर सफ़र कर रहे थे। उनकी मंजिल पहाड़ी कंचनजंगा की तराई में झील नंदनसर थी, मगर वो अपनी मंजिल से भटक गए थे। वो ये मालूम करने के लिए बेताब थे कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं। सफ़र करते करते उन्हें एक बार फिर रात आ गई। जिस दरिया को उन्होंने सुरंग के जरिए पार किया था वो बहुत पीछे रह गया था। घने जंगलों का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो चुका था। अब उनके सामने घाटियों और घास के ढलानी मैदान थे। दूर बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ शुरू हो जाती थीं। अंबर का ख्याल था कि शायद वही कंचनजंगा की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन उसके दिल में शक भी था। रात का अंधेरा फैल गया तो एक जगह रुक गए। पैदल चल कर उनके पाँव शल हो चुके थे। वो घास पर लेट गए। थकावट से निढाल होने की वजह से वो खामोश आंखें बंद किए पड़े थे कि उन्हें एक बूढ़ा अपनी तरफ आता दिखाई दिया। अंबर ने बूढ़े को देखा तो फौरन उठकर बैठ गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।